नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसके पहले हमने ख़त्म किया अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि मेन टॉपिक हमारा था मेजरिंग टेम्परेचर। सबसे पहला टॉपिक था हॉट एंड कोल्ड। उसके बाद हमने पढ़ा मेजरिंग टेम्परेचर। मेजरिंग टेम्परेचर के अंदर हमने डिस्कस किया था एक छोटा सा टॉपिक रीडिंग अ थर्मोमीटर के थर्मोमीटर को कैसे देखना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। इसमें बस 3 ही पॉइंट है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान से आप सुनेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए लिखा हुआ है, हमारा टॉपिक है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हमने आपको बताया था ना कि मार्केट में थर्मोमीटर अलग अलग प्रकार के आते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स जो इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या बोलेंगे उसको? क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है उसको समझो। A device used to measure temperature in laboratory is called laboratory thermometer। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का मतलब होता है वैसा थर्मोमीटर जिसका इस्तेमाल हम लोग लैब में करते हैं रिसर्च करने के लिए, है ना। और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम लोग लैब में करते हैं। जैसे इसका ये वाला लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपको अपने स्कूल के लैब में भी मिल जाएगा। मतलब वहाँ के स्कूल के लैब में यदि आपका थर्मोमीटर होगा तो वो कैसा होगा? लेबोरेटरी थर्मोमीटर होगा, ठीक है। क्योंकि जिस थर्मोमीटर से हम लोग अपना बॉडी मेजर करते हैं उसी का इस्तेमाल आप लैब में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है, तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। तो फिर आप किसका इस्तेमाल करते हैं? लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। ध्यान रखना, हर प्रकार के थर्मोमीटर का यूज़ क्या है? अलग अलग है। जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर का बात करें तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, क्योंकि वो बॉडी के लिए ही बनाया गया है। उसी प्रकार से यदि आपको कुछ रिसर्च करना है, स्टडी करना है अपने स्कूल के लैब में, तो फिर आप वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं? लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्योंकि उसको लैब के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो जो थर्मोमीटर लैब में इस्तेमाल होता है रिसर्च पर्पज़ वगैरह के लिए, उसको हम लोग कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। आगे, द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। सोचो, वो जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर था उसका रेंज कितना था? 35 से 42। तो बहुत कम है उसका रेंज, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए डिज़ाइन किया गया है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर लगभग उतना ही के आसपास रहेगा, 35 से लेकर 42 के बीच में ही रहेगा, है ना। लेकिन जब आप लैब में रिसर्च करते हैं, चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर कई बार माइनस में जाता है। माइनस का मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा ठंडा, और उसका रेंज 110 तक होता है मैक्सिमम। 110 का मतलब समझते हैं क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पानी बॉयल होने लगता है, तो ये तो 10 और ज़्यादा है ना। तो इतना खतरनाक गर्मी वाले चीज़ों को मेजर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं लैब में? लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। कहने का मतलब है -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेंज होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। इसका मतलब बहुत ठंडा से ठंडा और बहुत गर्म से गर्म भी ये चीज़ों को क्या कर लेता है? मेजर आसानी से कर लेता है, ठीक है। आगे, लेकिन क्या वहाँ पे आप क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे वो काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका रेंज 35 से 42 ही है बस, है ना। आगे, अ किंक नियर द बल्ब प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो हालांकि आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक समझ लो। एक उसमें किंक होता है, मतलब एक छोटा सा पॉइंट होता है बल्ब के पास लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, जो कि मरकरी को नीचे आने से रोकता है। हालांकि ये चीज़ आप जब देखेंगे तो समझ में आपको थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो आप इसको गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको इसका पिक्चर भी दिख जाएगा, नहीं तो एनसीईआरटी बुक में भी इसका पिक्चर दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है, क्योंकि वो बड़ा ही थर्मामीटर होता है एनसीईआरटी बुक में, या फिर आपके पास कोई और भी बुक है तो उसमें भी यदि आप देखेंगे तो लेबोरेटरी थर्मामीटर दिख जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पूरा का पूरा जानकारी। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में आपको 2-3 बात बस ध्यान रखना है। पहला ये कि इसको हम लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसका जो रेंज है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री तक का इसका रेंज होता है। मतलब ये बहुत ठंडा से लेकर बहुत गर्म के चीज़ों को भी मेजर कर लेता है आसानी से।
आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसा हैं जो मानेंगे कि हीट जो है ना वो ट्रांसफ़र हो सकता है? ट्रांसफ़र का मतलब है कि हीट जो है एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे कभी भी आप अपने घर में ना गौर करना, आप किसी भी चीज़ को जब गर्म करते हैं तो वो हीट गर्म करते हैं उसको बीच में, लेकिन उसका हीट ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बगल में भी। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एग्जाम्पल कोई एक प्लेट लीजिए, उस प्लेट को गैस के ऊपर रखिए, उस प्लेट के बिल्कुल बीच में आप उसको क्या करो, हीट दो, ठीक है। तो हीट तो आप दे रहे बीच में, लेकिन वो गर्म हो जाता है उसके लास्ट पॉइंट तक भी। जब आप एक बड़े से थाली को गैस के ऊपर रखते हैं तो उसको हीट तो हम बीच में दे रहे होते हैं, लेकिन उस थाली का जब आप लास्ट एज पकड़ते हैं, वो जो राउंड वाला गोल वाला हिस्सा होता है, वहाँ तक आपको गर्माहट महसूस होता है। क्यों? हमने तो वहाँ पे हीट भी नहीं दिया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हीट क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन क्या हर चीज़ में हीट ट्रांसफ़र होता है? नहीं, केवल किस में होगा, मेटल में होगा। मतलब जो चीज़ मेटल है, जैसे आयरन है ना, फिर से एल्यूमिनियम, कॉपर, इन प्रकार के चीज़ों में हीट क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक चम्मच लो, स्पून, उसको आप एक कोने में बस हीट करो, देखना वो हीट धीरे धीरे आपके हाथों तक पहुंच जाएगा और आपको हीट मतलब आपको गर्म लगेगा और आप उस चम्मच को छोड़ देंगे। तो फिर सवाल है कि सर हमने हीट तो केवल एक कोने में किया था, वो ट्रांसफ़र क्यों हो गया हमारे हाथों तक? क्योंकि आपका चम्मच क्या एक मेटल है, ठीक है, और मेटल में हीट क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। तो दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ हीट वाले टॉपिक में। पहला पॉइंट है, अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। मतलब एक पैन, एक जो तावा होता है जिसको हम लोग आम भाषा में तावा कहते हैं या फिर आप उसको पैन कहते हैं, फ्राइंग पैन, जिसके ऊपर आप कोई चीज़ फ्राई कर सकते हैं, सब्जी या फिर ऑमलेट बनाते हैं, कुछ भी आप फ्राई करते हैं। तो उसको जब आप हीट देते हैं तो क्या केवल उसका बीच वाला जगह ही हीट होता है क्या? नहीं, वो फ्राइंग पैन पूरा गर्म हो जाता है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि फ्राइंग पैन कैसा था आपका, किस चीज़ से बना था, मेटल से बना था, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि उसमें हीट ट्रांसफ़र क्यों हुआ, क्योंकि वो क्या है, एक मेटल है और मेटल में हीट ट्रांसफ़र होता है। आगे, इट इज़ बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। मतलब जब आप एक फ्राइंग पैन को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो वो पूरा गर्म होता है, केवल एक पार्ट उसका गर्म नहीं होता, पूरा गर्म होता है, ठीक है। When the pan is removed from the fire, it slowly cools down because the heat is transferred from the pan to the surroundings. लेकिन जब एक बार किसी चीज़ को आप गर्म करते हैं तो क्या वो हमेशा के लिए गर्म हो जाता है? नहीं, जब तक वो फ्लेम पर है, जब तक वो आग पर है, तब तक लगातार उसको क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है, जिसके वजह से वो गर्म हो रहा है। लेकिन जब आप उसको एक बार फ्लेम पर से हटा देते हैं, आग पर से हटा देते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। इसका मतलब है कि फिर वो हीट गया कहाँ, वो गर्म था लेकिन अब वो ठंडा हो रहा है, वो गया कहाँ हीट उसका, उसका हीट आसपास के माहौल में क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए, आप इसको ऐसे समझिए, आपने एक फ्राइंग पैन को गर्म किया, हीट किया, तो जब तक वो आग पे रखा हुआ था तब तक वो बहुत गर्म था, लेकिन जैसे आपने उसको आग पर से उतारा वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, क्योंकि उसका हीट जो है वो क्या होने लगा, पूरे आसपास सराउंडिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यही सिंपल सा रीजन है। आगे, सो द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। तो बताइए हीट हमेशा किधर से किधर ट्रांसफ़र करेगा, हॉट से कोल्ड की ओर, है ना। इसीलिए आप देखते हैं कि चम्मच का एक हिस्सा आप गर्म करते हैं तो एक हिस्सा उसका ठंडा होता है, लेकिन जो ठंडा वाला हिस्सा होता है वो भी कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हीट किधर से किधर ट्रांसफ़र करता है, गर्म पार्ट से ठंडे पार्ट की ओर हीट ट्रांसफ़र करता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यदि आपसे कोई सवाल पूछे कि बताओ हीट का ट्रांसफ़र किधर से किधर होता है, तो बताइएगा हॉटर से कूलर की ओर, मतलब कि गर्म से ठंडे की ओर हीट हमेशा ट्रांसफ़र होता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कंडक्शन। क्या होता है समझिए, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। मतलब जब हीट गर्म वाले पार्ट से
ठंडे वाले पार्ट की ओर भी आने लग जाए, ट्रांसफ़र होने लग जाए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल फिर से वही देते हैं, चम्मच का आप एक कोना बस गर्म कर रहे थे, उसका दूसरा कोना भी गर्म हो गया, जो कि पहले क्या था, ठंडा था, तो वो हीट धीरे धीरे ट्रांसफ़र होते 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 किधर चला गया, ठंडे वाले पार्ट में भी चला गया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे। तो कोई पूछे यदि आपसे चलते फिरते कोई पूछ ले कि बताओ कंडक्शन का मतलब क्या होता है और आप उसे क्या समझते हैं, सिंपल से बताइएगा कि जब हीट हॉटर एरिया से कोल्डर एरिया में भी आने लग जाए, ट्रांसफ़र करने लग जाए, और कुछ देर के बाद जो ठंडा वाला पार्ट था वो भी क्या हो जाए, गर्म हो जाए, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडक्शन। क्या बोलोगे, कंडक्शन, सिंपल। तो यही चीज़ हमारा कंडक्शन कहलाएगा। अगला है इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। एग्जांपल, सॉलिड में कोई भी चीज़ यदि सॉलिड है तो इसमें हीट जो ट्रांसफ़र होता है, क्या हम कह सकते हैं कि वो कंडक्शन के थ्रू होता है। मतलब कि कोई चीज़ सॉलिड है तो उसमें हीट किधर से किधर जाएगा, हॉटर से कोल्डर की ओर जाएगा। तो ये हमेशा कंडक्शन के प्रोसेस पे ही हमारा सॉलिड काम करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब चीज़। तो कंडक्टर का मतलब होता है वैसा मटेरियल जिससे हीट क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, पास हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या हीट हर प्रकार के ऑब्जेक्ट से पास हो सकता है, नहीं, वो ज़्यादातर किससे होता है, मेटल से। तो मेटल में हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। एग्जाम्पल, आपका फ्राइंग पैन क्या एक मेटल है, चम्मच आपका क्या एक मेटल है, आयरन हमारा क्या है, मेटल है। लोहे का एक पार्ट आप गर्म करो, उसका दूसरा पार्ट भी अपने आप कुछ देर के बाद गर्म हो जाएगा, छड़, रॉड, है ना, ये सब चीज़। तो ये सब हमारा कंडक्टर कहलाता है। तो कंडक्टर यदि कोई पूछे बताओ क्या है, तो सिंपल से बताना ऐसा मटेरियल है जिसमें हीट क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है हॉटर से कोल्डर की ओर। ठीक है, तो जिस मटेरियल में ये पास करेगा उस मटेरियल को हम लोग कह देंगे कंडक्टर, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कह देंगे, कंडक्शन। तो कंडक्शन अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा, और कंडक्टर अलग चीज़ है। तो कंडक्शन का मतलब सिंपल सा है, हीट हॉटर से कोल्डर की ओर जब आता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं कंडक्शन। ठीक, और कंडक्टर का मतलब होता है वो मटेरियल जिसमें हीट हमारा ट्रांसफ़र होगा किधर से किधर, हॉटर से कोल्डर की ओर, तो उस मटेरियल को हम लोग कहेंगे कंडक्टर। तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। तो कंडक्टर क्या है, मटेरियल है, कंडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा। तो यदि कोई कंडक्टर का 2-3 एग्जाम्पल आपसे पूछ ले तो वो ये पूछना चाह रहा है कि वैसा मटेरियल बताइए जिससे क्या हो सकता है, हीट पास हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। तो उसमें क्या बताओगे आप, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब बताएंगे। ये सब ऐसे मटेरियल हैं जिससे क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है, पास होता है। ठीक है, तो ये हमारा कंडक्टर कहलाएगा। अगला है इंसुलेटर, जस्ट इसका अपोजिट, कंडक्टर का जस्ट अपोजिट, उसका उल्टा। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ऐसा मटेरियल जिसमें हीट हमारा ट्रांसफ़र नहीं होगा, एक तरफ जलाओगे, एक तरफ हीट करोगे तो एक ही तरफ हीट होगा, दूसरा तरफ हीट नहीं ट्रांसफ़र होगा। तो इस प्रकार के मटेरियल को हम लोग कह देते हैं इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर का मतलब हो गया कि जो मटेरियल हीट को ट्रांसफ़र क्या करे, ना करे, तो उस प्रकार के मटेरियल को हम लोग कह देते हैं इंसुलेटर्स। याद रहेगा, बहुत सिंपल है। इसका एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं, प्लास्टिक। प्लास्टिक को आप एक तरफ गर्म करते हैं तो एक ही तरफ जलता है, क्या दूसरे तरफ जलता है क्या, नहीं। आप प्लास्टिक को पकड़ के जला लेते हैं क्योंकि आपको पता है जिधर वो जल रहा है केवल उधर ही वो गर्म होगा, जिधर हम पकड़े हुए हैं उधर जब हीट आएगा तब गर्म होगा, है ना। तो प्लास्टिक में क्या हीट ट्रांसफ़र होता है, हाँ या ना बताइए, नहीं होता। उसी प्रकार से लकड़ी, क्या लकड़ी में हीट ट्रांसफ़र होता है, नहीं। लकड़ी का अभी को जो पार्ट आप जलाएंगे केवल वही जलेगा, वहीं तक हीट रहेगा, वो आगे हीट नहीं बढ़ता है। तो ये हो गया हमारा इंसुलेटर। तो इंसुलेटर ऐसा मटेरियल होता है जिसमें हीट ट्रांसफ़र
नहीं करेगा, हीट पास नहीं करेगा। ठीक है, हाँ पेपर भी हमारा इंसुलेटर का एग्जाम्पल है। पेपर में भी आप जो कोना पेपर का जलाएंगे केवल वहीं पे आपको हीट महसूस होगा, जिधर आप पकड़े हुए रहेंगे उधर हीट महसूस नहीं होता है। कब महसूस होगा? जब वो हीट आपके बहुत नज़दीक आ जाएगा तब। ठीक है, तो वो भी हमारा क्या एक एग्जाम्पल है इंसुलेटर का। तो कपड़ा हो गया, कपड़ा, फिर से पेपर, प्लास्टिक, लकड़ी, मिट्टी, ये सब किसका एग्जाम्पल है? इंसुलेटर का है, जो हीट ट्रांसफर कभी नहीं करता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन वाटर। वाटर में कैसे हीट ट्रांसफर होता है? अच्छा, मेरा सबसे सवाल पहले आपसे ये है, क्या वाटर में हीट ट्रांसफर होता है? पहले ये बताइए। बिल्कुल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए, एक बड़े से बर्तन में आप पानी लीजिए, आप उस पानी को गर्म करते हैं, कहाँ पे? एक पार्ट पे, एक जगह नीचे में, लेकिन वो पानी तो ऊपर भी गर्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा बर्तन लिया, उसमें पूरा पानी आपने भर दिया पूरी तरीके से, आप उसको गैस स्टोव पे रख दिए हैं और उसको हीट दिए जा रहे हैं, तो वो हीट केवल उसको मिल कहाँ रहा है? बिल्कुल नीचे, एक छोटे से एरिया तक। लेकिन आप कुछ देर के बाद देखते हैं, 15-20 मिनट के बाद, कि वो पूरा पानी ऊपर तक गर्म हो चुका होता है। इसका मतलब है कि वाटर में हीट ट्रांसफर करता है। लेकिन ये होता कैसे है? यही चीज़ हम लोग इसमें अभी पढ़ने वाले। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे होता है। देखो, व्हेन वाटर इज हीटेड, यहाँ पे ID नहीं होगा, इसको इज कर लीजिएगा। ठीक है, व्हेन वाटर इज हीटेड the water near the flame gets hot। मतलब जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उस फ्लेम का वो फ्लेम जहाँ पे पड़ता है वहाँ के पानी को बस गर्म होना चाहिए था। मतलब मान लीजिए आपने बहुत बड़े बर्तन पे पानी आप रख दिए हैं और उसको गर्म कर रहे हैं, तो गैस स्टोव कितना बड़ा होता है? बहुत मुट्ठी भर होता है, तो उतना ही एरिया तक आपके पानी को गर्म करना चाहिए था, लेकिन वो पूरे पानी को क्या कर देता है? गर्म कर देता है। तो आखिर ऐसा क्यों? आगे देखते हैं। हॉट वाटर राइजेज अप। होता क्या है ना, देखो, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो जहाँ पे उसको हीट मिल रहा है वहाँ का पानी लगातार क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। और गर्म पानी का एक खूबी है कि वो एक बार यदि गर्म हो जाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, क्योंकि गर्म पानी हो जाता है हल्का, भारी नहीं होता, वो हल्का हो जाता है वेट में। तो गर्म पानी हल्का होने की वजह से कहाँ चल जाएगा? ऊपर। और ऊपर का पानी क्या था? ठंडा। और ठंडा पानी कैसा होता है? भारी होता है, तो वो कहाँ आ जाएगा? गर्म पानी के जगह पे आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा ये साइकिल चलता रहता है। तो कहानी समझिए, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो केवल पानी के नीचे वाले पार्ट को हीट मिल रहा होता है, ऊपर वाले पार्ट को हीट मिल रहा होता है क्या? नहीं, क्योंकि जो आग है उसको सबसे नज़दीक वाला कौन सा पार्ट मिल रहा है गर्म करने के लिए? पानी का सबसे नीचे वाला पार्ट। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि पानी का नीचे वाला पार्ट सबसे ज़्यादा गर्म होगा और सबसे पहले गर्म होगा। तो एक बार जब पानी का नीचे वाला जो पार्ट है जो वो एक बार गर्म हो जाता है तो गर्म पानी हो जाता है कैसा? हल्का हो जाता है, वो लाइट हो जाता है। और लाइट वाटर का खूबी क्या होता है? वो ऊपर भाग जाता है। ठीक, तो नीचे क्या हो गया? जगह खाली हो गया। तो उस खाली जगह को भरने के लिए ठंडा पानी आएगा, कहाँ से? ऊपर से। तो नीचे का पानी जो गर्म हुआ था वो चला गया कहाँ? ऊपर। और ऊपर का जो ठंडा पानी था वो कैसा हो चुका था? भारी, क्योंकि ठंडा पानी भारी होता है, तो वो आ गया नीचे। तो गर्म पानी चला गया ऊपर और ठंडा पानी आ गया नीचे। गर्म पानी ऊपर, ठंडा पानी नीचे। तो ये साइकिल लगातार हमारा चलता रहता है, जिसके वजह से कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि पूरा पानी ही क्या हो चुका? गर्म हो चुका। तो इसी तरीके से हमारा पानी में हीट ट्रांसफर होता है। कोई दिक्कत इसमें? इसीलिए जब आप देखते हैं पानी जब बहुत गर्म हो जाता है तो वो पानी ना उसमें बुलबुला छूटने लगता है। बुलबुला छूटने का मतलब है कि बहुत तेज़ी में नीचे का पानी ऊपर आ रहा है और ऊपर का पानी नीचे जा रहा है। तो इसी तरीके से हीट हमारा होता है ट्रांसफ़र वाटर में। ये पूरा कहानी आपको याद रखना है कि वाटर में हीट कैसे ट्रांसफ़र होगा, ध्यान रखना। बस सिंपल सा समझिए कि पानी का जो नीचे वाला पार्ट है वो सबसे पहले गर्म होगा,
क्योंकि आग के नज़दीक है वो, है ना। और जो पानी नीचे गर्म हो चुका है, तो गर्म पानी का नेचर क्या होता है? हल्का, लाइट। तो वो कहाँ भाग जाएगा? ऊपर भाग जाएगा, क्योंकि हल्का हो चुका है वो, तो ऊपर चला जाएगा। और जो ऊपर में ठंडा पानी था उसका नेचर कैसा है? भारी, तो वो आ जाएगा नीचे। तो अब जो नीचे पानी आया ठंडा वाला, वो भी क्या होने लगेगा? गर्म होने लगेगा। तो फिर से वो ऊपर जाएगा, जो फिर ऊपर में ठंडा पानी होगा फिर वो नीचे आएगा। इस तरीके से पूरा साइकिल चलता रहता है और पूरा पानी हमारा गर्म हो जाता है। आगे, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। तो जो आसपास ठंडा पानी था वो नीचे आ जाएगा गर्म होने के लिए, और जो गर्म पानी नीचे था वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा चीज़ चलता रहता है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेज एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। और ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि पूरा पानी ही आपका गर्म ना हो जाए। पूरा पानी जब एक बार गर्म हो जाता है तो फिर आपको इसमें क्या देखने को मिलता है? बुलबुला, है ना। और उसके बाद फिर उसमें गैस बनना स्टार्ट होता है, और गैस बन के सारा पानी ही आपका एक समय पे क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है पूरा पानी, है ना। अगला है कन्वेक्शन। क्या होता है समझ लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर से रिलेटेड टर्म है। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। मतलब वाटर में और गैस में जब हीट का ट्रांसफ़र होता है, गैस में और वाटर में जब, मतलब आप इसको ऐसे समझो, लिक्विड और गैस में, वाटर का मतलब क्या? लिक्विड। तो जब लिक्विड में और गैस में जब हीट ट्रांसफ़र होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? कन्वेक्शन। क्या बोलोगे? कन्वेक्शन। सिंपल है। तो अभी हमने देखा कि वाटर में ही हमारा हीट क्या हो चुका? ट्रांसफ़र होने की वजह से ऊपर का पानी भी नीचे का पानी भी सब गर्म हो गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि वाटर जो गर्म हुआ वो कन्वेक्शन के थ्रू गर्म हुआ? बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। तो बस यही चीज़ था हमारा कि पानी कैसे गर्म होता है। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे, हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन एयर। हवा में कैसे ट्रांसफ़र होता है एयर का, सॉरी हीट का। हवा में हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है ये भी समझते हैं हम लोग, ठीक है। आइए समझते हैं। सॉलिड में कैसे होता है ये तो हमने समझ लिया पहले ही। सॉलिड में क्या होता है? एक कोना आप गर्म करो, दूसरा कोना अपने आप गर्म हो जाएगा। लेकिन क्या हर एक प्रकार के सॉलिड में? नहीं, केवल किस में? मेटल में। लिक्विड में आपने समझ लिया। वाटर में कैसे होगा? तो वाटर में आपने समझा। अब समझते हैं कि गैस में हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा। मतलब आपको तीनों समझना है कि सॉलिड में कैसे ट्रांसफ़र होता है, लिक्विड में कैसे होता है, और गैस में कैसे होता है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग गैस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेज। अब देखो, जो भी हवा ऐसे जगहों पे प्रेजेंट है जहां पे गर्मी बहुत पड़ता है। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, दिन का समय, गर्मी का समय, खास करके समर सीजन में गर्मी क्या होता है? बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो गर्मी के समय में हवा क्या होता है? सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और गर्म हवा का भी नेचर बड़ा सिंपल है। गर्म हवा भी क्या करना चाहता है? हमेशा ऊपर भागना चाहता है, क्योंकि गर्म हवा भी क्या हो जाता है? बहुत ही हल्का हो जाता है, पानी के तरह ही। जैसे गर्म पानी क्या करना चाहता है? हमेशा ऊपर आना चाहता है। उसी तरीके से जब एक बार हवा बहुत गर्म हो जाता है तो वो गर्म हवा क्या करना चाहता है? ऊपर भाग जाता है, ऊपर उड़ना चाहता है। तो जो गर्म हवा ऊपर गया तो नीचे का तो जगह खाली हो गया। तो फिर उस खाली जगह को कौन भरेगा बताओ? गर्म हवा या ठंडा हवा? ठंडा हवा। और ठंडा हवा नेचर में कैसा होता है? भारी होता है। तो वो आ गया अब उसके जगह पे, फिर वो गर्म होगा, फिर वो ठंडा जो हवा था वो गर्म होकर फिर दोबारा आसमान में उड़ जाएगा, फिर उसके जगह पे ठंडा हवा आएगा। तो इस तरीके से एयर में भी हीट हमारा ट्रांसफ़र होता है। क्या आपको नहीं लगता कि एयर में और वाटर में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो दोनों का लगभग प्रोसेस क्या है? सेम है। इसीलिए दोनों को हम लोग एक ही प्रोसेस से याद रखते हैं, कन्वेक्शन। क्योंकि जिस प्रोसेस से पानी गर्म होता है उसी प्रोसेस से हमारा हवा भी गर्म होता है। इसीलिए हम दोनों को क्या बोल देते हैं? कन्वेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेज। यहाँ पे बोला गया हीट सोर्स। हीट सोर्स का मतलब है दिन का समय। तो दिन के समय में सनलाइट बहुत पड़ता है। तो सनलाइट जहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा वहाँ का हवा क्या होगा? ज़्यादा गर्म होगा, और वो गर्म हवा आसमान में उड़ जाएगा और उस जगह को ठंडा हवा भर लेगा।
फिर वो ठंडा हवा दोबारा गर्म होगा, फिर वो आसमान में उड़ेगा, फिर उसके जगह पे ठंडा हवा आएगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस ये चलता रहता है। तो यहाँ पे पानी में हीट कैसे ट्रांसफ़र हुआ, एयर में हीट ट्रांसफ़र कैसे हुआ, लगभग दोनों का प्रोसेस सेम है, इसीलिए हम इन दोनों को कन्वेक्शन के नाम से ही याद रखते हैं। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टेक इट्स प्लेस। वही बात है कि जो गर्म हवा एक बार आसमान में उड़ जाएगा तो उस जगह को भरने के लिए हवा कहाँ से आएगा, बगल बगल से आ जाएगा ठंडा हवा, ठीक है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, और इसी तरीके से हवा हमारा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चल नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, लेकिन अगले वाले क्लास में। तो अगले वाले क्लास में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना सी ब्रिज से, और फिर आगे पढ़ेंगे लैंड ब्रिज, एक टॉपिक और है उसको भी पढ़ेंगे हम लोग अगले वाले ही क्लास में। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।